हाँ, तो दोस्तों आज हम स्टीफन हॉकिंग की जो हम किताब पढ़ रहे हैं कि ब्रह्मांड के जो बड़े सवाल हैं उनके संक्षिप्त जवाब, उसके आज हम तीसरे प्रश्न पे हैं कि क्या कहीं यूनिवर्स में और कहीं इंटेलिजेंट लाइफ, बौद्धिक जीवन मौजूद है कि नहीं। लेकिन हम इसके पहले में ये देखते हैं कि हम जिसे इंटेलिजेंट लाइफ कहते हैं वो क्या है, जो आज हमारे पास में वैज्ञानिक ज्ञान, जो साइंटिफिक नॉलेज उपलब्ध है, जिससे हमने ये खोजबीन की है, तो हमें ये पता चलता है कि तकरीबन 60 लाख साल पहले जो चिंपांजी है, उसका और हमारा पूर्वज एक हुआ करता था। और वहां से जो जिसे हम क्रमिक विकासवाद कहते हैं, तो उसकी एक शाखा, उसकी एक ब्रांच जो है वो अलग हुई। और आज हम एक रास्ते पर पहुंचे हैं और जो चिंपांजी है वो उस शाखा के दूसरे रास्ते पे है। लेकिन जो इवोल्यूशन भी हुआ है, तो हमारे और चिंपांजी के बीच में तकरीबन, अगर हम उसका जो डीएनए का डिफरेंस हम देखेंगे, जेनेटिक डिफरेंस देखेंगे हम, तो हमें पता चलता है कि वो सिर्फ 4% का है। एक बेहद ज्यादा इंटेलिजेंट चिंपांजी को भी अगर कभी टेस्ट किया जाए, तो उसकी जो इंटेलिजेंस है वो एक 6 साल के जो ह्यूमन किड है, जो इंसानों का जो बच्चा है सिर्फ 6 साल का, उसके अंदर में एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट चिंपांजी के अंदर में सिर्फ उतनी ही अकल होती है। और ये सारी चीजें हुई हैं सिर्फ 4% का जो डीएनए का डिफरेंस है हमारे बीच में, जिसको तकरीबन हमने 60 लाख साल में, जो क्रमिक विकासवाद है, ये करके जो हम यहां तक पहुंचे हैं। और हमारी जो स्पीशीज, हम उसको कहते हैं होमोसेपियंस। होमोसेपियंस वर्ड ही मतलब होता है वाइज, होमोसेपियंस का मतलब होता है वाइज मैन। तो मैं इंटेलिजेंस के ऊपर बात करना चाहता हूं यहाँ पे। स्टीफन हॉकिंग की उस किताब को फिर से आपके सामने मैं रखूंगा जहां पे हम ये बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। इतिहास में दो बेहद टैलेंटेड दो आर्टिस्ट हुए हैं, चित्रकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं। उनमें से एक पेंटर का नाम है विंसेंट वैन गॉक। तो ये जो आपको सामने में गैलेक्सी का जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये दरअसल एक वर्लपूल गैलेक्सी है। इसे पहली बार विलियम पार्सन नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने पहली बार जो आसमान है उसमें एक वर्लपूल, जो आकाश गंगा है, उसका एक चित्र उसने पहली बार बनाया 1845 में। ये हमसे तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख लाइट ईयर दूर है ये गैलेक्सी। और अगर आसमान साफ है तो ये गैलेक्सी दिखाई देती है। इसका नाम है नेबुला M51। ये गैलेक्सी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं आपके सामने में विंसेंट वैन गॉग की एक पेंटिंग रखना चाहता हूं। इस पेंटिंग का नाम है द स्टारी नाइट। द स्टारी नाइट विंसेंट वैन गॉग ने 1889 में बनाई, जब वो सेंट रेमी नाम का एक असाइलम, पागल खाने में जब वो एडमिट था। वहां पे ये पेंटिंग जो आपके सामने है, ये अभी सूरज का उजाला हुआ नहीं है, भोर फूटने को है। 1889 का वो दिन, जून का महीना, साफ आसमान। पागल खाना जो था, वो जो मेंटल असाइलम था, वो इस तरह का था कि वहां के जो पेशेंट्स थे, तो काफी कम पेशेंट्स थे, 40-45 ही पेशेंट्स थे बस। तो जो मरीज है उनको ये आजादी थी कि वो घूम सकते हैं। और वो वहां के जो डॉक्टर्स थे उनको ये पता था कि वैन गॉग को पेंटिंग करने का बेहद शौक है। वैन गॉग ने कई रातों तक आसमान को निहारा, और तब आपको ये सामने में सेंट रेमी शहर दिखाई दे रहा है। सामने में आपको एक ऑलिव ट्री दिखाई दे रही है। इसकी जो शाखाएं हैं, ऐसा लगता है ये इंसान की उंगलियां हैं जो आसमान को छूना चाहती हैं। ये इंसान की अंदर की जो एम्बिशन है, उसकी जो डिजायर्स है, ये उसका प्रतीक है। और वैन गॉग ने
पागल खाने में एडमिट होते हुए भी, मेंटल असाइलम में होते हुए भी अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग बनाई। वैन गॉग जो है ये सिर्फ 37 साल की उम्र में, सिर्फ 37 साल की उम्र में मर गया। वैन गॉग ने अपने पूरे जीवन में तकरीबन 2100 आर्ट वर्क किए हैं कंप्लीट। आज के वक्त में अगर किसी के पास सिर्फ एक वैन गॉग है तो मैं ये कहता हूं कि वो करोड़पति नहीं है, वो अरबपति आदमी होगा। वैन गॉग की सिर्फ एक पेंटिंग खरीदने के लिए आपको अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। वैन गॉग अपने जीवन काल में 37 साल की उम्र में जब वो मरा, उसने सिर्फ एक पेंटिंग बेची थी, क्योंकि वैन गॉग जिस तरह की पेंटिंग कर रहा था, वो पेंटिंग उस वक्त फैशन में ही नहीं थी। उस वक्त पेंटिंग के बारे में ये सोचा जाता था कि जो आपको सामने दिखाई दे रहा है बस आप उसको वैसे ही कर दो। वैन गॉग ने पहली बार सारे नियमों को तोड़ते हुए इस तरह की पेंटिंग करनी चालू करी कि जो सामने जो चीज जैसी दिख रही है मैं उसको पेंट नहीं करूंगा, सामने जो चीज जो मुझे दिख रही है उसे देख के जो मैं महसूस कर रहा हूं मैं उसे पेंटिंग करूंगा, मैं उसकी पेंटिंग करूंगा। मैंने लंदन का जो म्यूजियम है, ब्रिटिश म्यूजियम, नेशनल आर्ट का उनके, मैंने वहां पे ये सनफ्लावर आपके सामने में वैन गॉग की मैंने देखी है। सनफ्लावर वैन गॉग ने तब बनाया जब उसका एक मित्र जो है वो उसके घर आके रुका, पॉल गैगुआ, वो भी एक बड़ा चित्रकार था। तो वैन गॉग को लगा कि चूंकि और मेरे पास कुछ है नहीं, वो बड़ी गरीबी में उसने अपने दिन काटे हैं। वैन गॉग ने वैन गॉग का भाई था थियो जो कि उसको पैसा दिया करता था और उससे वो अपनी पेंटिंग्स को बनाया करता था। तो उसे जब ये लगा कि मेरा मित्र आ रहा है और मेरे पास कुछ और नहीं है तो मैं अपने घर को और कुछ नहीं मैं कर सकता, तो मैं पेंटिंग से सजा देता हूँ। वैन गॉग ने सनफ्लावर्स की पूरी एक सीरीज बनाई है। ये पेंटिंग जब मैंने देखी है तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वैन गॉग का पूरा जीवन जो है वो दुख में बीता है, लेकिन वैन गॉग ने जो भी पेंटिंग्स बनाई है वो आपके अंदर में खुशी पैदा करती है। ह्यूमन इंटेलिजेंस का, आप ये सोचिए कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है ये सारी सीमाओं को लांघ जाता है, सारी की सारी जो बंदिशें हैं उसको उसको लांघता है, उसको तोड़ता है, सारे नियमों को तोड़ता है। वैन गॉग जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक कितना ज्यादा जो बौद्धिक क्षमता है इंसान की वो अचीव कर सकता है, ये उसका प्रतीक है। जो दूसरा पेंटर है उसके बारे में मैं भी आपके सामने में बात रखना चाहता हूं। उस पेंटर का नाम है पाब्लो पिकासो। पिकासो की ये पेंटिंग जो आपको सामने दिखाई दे रही है इसे कहते हैं गेर्निका। गेर्निका नाम की पेंटिंग पिकासो ने 1937 में बनाई, जब उसके अपने देश स्पेन में गृह युद्ध चल रहा था, सिविल वॉर चल रहा था। गेर्निका नाम का शहर है, वहां पे जनरल फ्रैंको की जो फौजें हैं उन्होंने हवाई बमबारियां की हैं, और अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको कटी फटी लाशें और जो जानवर के सर इधर उधर दिखाई देंगे, एक घोड़ा आपको चीत्कार करते दिखाई देगा, कुछ बच्चे आपको दिखेंगे जिनके हाथ नहीं है पैर नहीं है। पिकासो ने ये पेंटिंग जो है ये गेर्निका शहर की बर्बादी के ऊपर बनाई है। पिकासो ने अपने बारे में ये कहा कि राफाएल एक बहुत बड़े पेंटर हुआ करते थे, वो एग्जैक्टली जैसा जो सामने में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही पेंटिंग किया करते थे। तो पिकासो ने अपने बारे में ये कहा था कि मैंने राफाएल के जैसे पेंटिंग करने के लिए 4 साल की ट्रेनिंग करी है, लेकिन किसी बच्चे की तरह पेंटिंग करने के लिए मुझे पूरी उम्र लग गई, कि कैसे कोई बच्चा भी अगर ऐसे पेंटिंग करे। और उसने अपनी पेंटिंग को ये समझाते हुए बताया। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है ये गेर्निका शहर की त्रासदी है जो पिकासो ने अपने पेंट ब्रश से दुनिया के सामने में रखा। एक बहुत बड़ा वैन गॉग और पिकासो के बीच का अंतर ये है, मैंने दोनों जो आर्टिस्ट हैं इनको आपके सामने में रखा, वो ये है कि वैन गॉग का पूरा जीवन जो है वो दुख में बीता है। वैन गॉग ने उसका पूरा जीवन जो है वो फेलियर से भरा हुआ है, यहाँ तक कि जब उसने आत्महत्या करने की कोशिश की तो वो आत्महत्या भी ठीक से नहीं कर पाया। उसने जब गोली चलाई तो वो गोली भी
इस तरह से हुआ कि वो 3 दिन तक तड़प के मरा। लेकिन जब आप वैन गाग की पेंटिंग्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पेंटिंग मेरे अंदर खुशी पैदा करती है। पिकासो का जीवन जो है सफलताओं से भरा हुआ है। पिकासो अपने वक्त में ही दुनिया के सबसे महान जो पेंटर है ये बन चुके थे। उनकी एक एक पेंटिंग्स को खरीदने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्चा करते थे। लेकिन सारी खुशियां मौजूद होने के बावजूद अपने जीवन में पिकासो की जब आप पेंटिंग्स को देखेंगे तो वो आपके अंदर में जो दुख का भाव है, जो इंसानी त्रासदी है, जो मानवीय संवेदनाएं हैं, जो दुख है, जो जीवन की व्यर्थता है, ये आपको आपके अंदर में जगाती है। ये है ह्यूमन इंटेलिजेंस। मैंने इन दोनों पेंटर्स को इसलिए मैंने आपके सामने में रखा ताकि मैं बता सकूं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस किस तरह से लोगों के सामने में आता है। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों स्टीफन हॉकिंग की किताब की तरफ, क्योंकि आज चूंकि हम एक जो इंटेलिजेंस है इसके बारे में बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि मैं पहले ये बताऊं कि हम जिसे ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं वो है क्या। तो आपके सामने में स्टीफन हॉकिंग की किताब का ये तीसरा प्रश्न है कि क्या ब्रह्मांड में कोई दूसरा बौद्धिक जीवन भी है, कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं भाई कि हमको छोड़ के, इंसानों को छोड़ के वैन गॉग जैसी या पिकासो जैसा जो इंटेलिजेंस है, एल्बर्ट आइंस्टाइन या इवन स्टीफन हॉकिंग जैसा जो इंटेलिजेंस है, ये हमको दिखाई क्यों नहीं देता किसी और जीव में। और अगर हमको पृथ्वी पे दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या ब्रह्मांड में कहीं और ये मौजूद है। और इवोल्यूशन हम जिसे कहते हैं, जो जीवन का एक क्रमिक विकासवाद है, उसमें इंटेलिजेंस कितना जरूरी है, होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं हम इस प्रश्न को, इस प्रश्न का जवाब। तो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मैं थोड़ा कयास लगाना चाहता हूं कि ब्रह्मांड में जीवन का विकास कैसे हुआ, खास तौर पे इंटेलिजेंट लाइफ का, बौद्धिक जीवन का विकास। मैं खास तौर पर इसमें मानव जाति को शामिल करना चाहता हूं। हालांकि मानव जाति का बर्ताव पूरे इतिहास में बहुत अच्छा नहीं रहा है और तमाम प्रजातियों के अस्तित्व की सहायता के लिए उसने कुछ नहीं किया। मैं दो अन्य सवालों पर चर्चा करना चाहूंगा। पहला, ब्रह्मांड में अभी अन्य कहीं जीवन की क्या संभावना है, क्या कहीं यूनिवर्स में और भी लाइफ है। और दूसरा, भविष्य में जीवन किस तरह से विकसित हो सकेगा। जिस लाइफ को हम ये जानते हैं वो फ्यूचर में उस लाइफ के जो डायरेक्शंस है वो कैसे होंगे, वो लाइफ कैसे इवॉल्व करेगी। यह सामान्य अनुभव का विषय है कि समय के साथ चीजें अपेक्षाकृत ज्यादा अव्यवस्थित, यानी डिसऑर्डर, यानी केओटिक, यानी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इस दृष्टिकोण का भी एक सिद्धांत है जिसे तथाकथित रूप से हम क्या कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी। यह सिद्धांत बताता है कि यूनिवर्स की समूची अव्यवस्था या एंट्रोपी समय के साथ बढ़ती चली जाती है। ये यूनिवर्स दरअसल एक अस्त व्यस्तता के माहौल में है और ये अस्त व्यस्तता, ये जो डिसऑर्डर है, ये बढ़ता चला जाता है। ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हालांकि सिद्धांत केवल डिसऑर्डर की जो मेजर है उसी की बात करता है कि वो अस्त व्यस्तता कितनी होगी। किसी एक पदार्थ में यह व्यवस्था बढ़ सकती है बशर्ते उसके आसपास अव्यवस्था उससे कहीं ज्यादा मात्रा में बढ़ी हो। और बिल्कुल यही चीज जीवों के साथ में भी होता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी घर में हस्बैंड वाइफ है और जैसे ही किसी एक नए बच्चे का जन्म हो तो वो घर अस्त व्यस्त होने लगता है। फिर आपको बच्चे के डायपर दिखाई देंगे, बेबी पाउडर, बेबी ऑयल और इस तरह की चीजें जो बेडरूम है उसमें दिखाई देने लगेगी। आपके और मेरे जैसे जीवों के पास आमतौर पर दो तत्व रहते हैं। इनमें से एक तो कुछ निर्देश रहते हैं जो ये बताता है कि हमारा पूरा जीवन, हमारी बॉडी किस तरह से चलेगी, ये तंत्र किस तरह से चलेगा और किस तरह से स्वयं को हमेशा आगे भी बढ़ाता रहेगा। और दूसरा मैकेनिकल होता है, यानी जो कि हमारे अंदर के जो निर्देश हैं, जो डायरेक्शंस हैं, जो ऑर्डर्स हैं, उनको फॉलो करता है। बायोलॉजी में ये दो अंग जीन्स और मेटाबॉलिज्म कहे जाते हैं। लेकिन ये उल्लेख करना उपयुक्त तो होगा, इनका जैविक होना जरूरी नहीं है, इनका जिंदा होना जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कंप्यूटर वायरस कुछ के बारे में हम जानते हैं, वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप को कॉपी कर कर बढ़ाता रहता है और अन्य कंप्यूटरों में इसे ट्रांसफर कर देता है।
स्टीफन हॉकिंग आगे कहते हैं कि मैंने जीवों के तंत्र की के तंत्र की जो परिभाषा, जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है, उससे ये सटीक लगता है। ठीक किसी जैविक वायरस के समान ये कुछ सीमा तक उसका विखंडित स्वरूप है, क्योंकि इसमें केवल निर्देश, डायरेक्शंस या जीन्स हैं और स्वयं का मेटाबॉलिज्म नहीं है। इसकी बजाय वह होस्ट कंप्यूटर या कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म को रीप्रोग्राम करने लगता है। हम आम तौर पर जीवन के बारे में ये सोचते हैं, लाइफ के बारे में हमें ये लगता है कि ये कार्बन एटम्स की एक चेन पर आधारित है, जिसमें कुछ अन्य परमाणु जैसे नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि कुछ और केमिकल जो बेसिस हैं, उनके आधार पे भी तो जीवन हो सकता है, जैसे सिलिकॉन। लेकिन हम अपने समृद्ध रसायन के कारण कार्बन, हमको ऐसा लगता है कि ज्यादा अनुकूल कारक दिखाई देता है, क्योंकि कार्बन का जो एटम है ये कहीं ज्यादा बॉन्ड बनाने लगता है। कार्बन के का जो एटम है उसमें दो चीजें होती हैं, उनके साथ वे तभी अस्तित्व में रह सकते हैं जब फिजिकल कांस्टेंट्स जैसे कि क्यूसीडी स्केल, इलेक्ट्रिक चार्ज और यहां तक कि अंतरिक्ष का जो समय है, जो स्पेस टाइम का जो आयाम है, उसका सही सही समायोजन ना हो। यदि इन कांस्टेंट्स की मात्रा अलग अलग होगी तो कार्बन का जो एटम है वो, उसका न्यूक्लियस कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा, या फिर नाभिक में ही वो इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे। पहली नजर में देखने पर यह लगता है कि ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का ये जो पूरा संचालन है ये बेहद ही सुंदरता से किया गया है। लेकिन फिर हम वापस से आते हैं इसी बात को लेके। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जो यूनिवर्स है ये ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। एंट्रोपी जिसे हम कहते हैं वो उसका मेजर है। स्टीफन हॉकिंग आगे कहते हैं कि तकरीबन 1380 करोड़ साल पहले बिग बैंग में ब्रह्मांड की जब शुरुआत हुई तो उस समय कार्बन था ही नहीं। हम जो ये जानते हैं कि जो कार्बन आज हमारे लाइफ का बेसिस है, जब बिग बैंग हुआ तो कार्बन था ही नहीं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स इतना गर्म था कि सारा मैटर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल के रूप में रहे होंगे। आरंभ में, शुरुआत में जितनी संख्या में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहे होंगे। हालांकि जैसे ही ब्रह्मांड फैला, ये ठंडा हुआ। बिग बैंग की घटना के सिर्फ 1 मिनट बाद यूनिवर्स का टेम्परेचर घट के 1 अरब डिग्री हो गया, यानी सूरज के टेम्परेचर से 100 गुना ज्यादा। इस तापमान पर, इस टेम्परेचर पर न्यूट्रॉन जो है वो विघटित होकर प्रोटॉन में तब्दील होना अ, अ, इस तापमान पर न्यूट्रॉन विघटित होकर ज्यादा प्रोटॉन में तब्दील होना शुरू कर देते हैं। यही यदि यही सब कुछ हुआ है तो ब्रह्मांड के सभी पदार्थ, सामान्य तत्व हाइड्रोजन के ही रूप में आए आ गए होते, जिसके न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है। हालांकि कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन से टकराने लगे और एक दूसरे से चिपक कर अगला साधारण सामान्य तत्व हीलियम बनाने लगे, जिसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हुए। लेकिन इसके अलावा कोई भी भारी तत्व जैसे कार्बन या ऑक्सीजन यूनिवर्स के आरंभ में नहीं बने। और ये हमें इमेजिन करना, ये कल्पना करना भी कठिन है कि कोई भी हाइड्रोजन और हीलियम के दम पे क्या ये जीवित चीजें बन सकती हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मांड, शुरुआत में यूनिवर्स शुरू में बहुत दूर और इतना गर्म था कि परमाणु एक होकर भी अणु नहीं बन सकते थे। लेकिन फिर यूनिवर्स फैलता चला गया और ठंडा होता चला गया। लेकिन कुछ इलाकों में दूसरों की तुलना में अधिक डेंसिटी और ग्रेविटी के कारण उन इलाकों के उस जगह के जो मैटर थे, उन्होंने इसके फैलाव को धीमा कर दिया और धीरे धीरे ये रुकने लगा। इसकी बजाय वे बिग बैंग की घटना के तकरीबन 2 अरब साल बाद नई मिल्की वे 2 अरब साल के बाद नई गैलेक्सीज और तारे बनने के लिए टूटने लगे। पहले के शुरुआती जो तारे थे वो दरअसल हमारे अपने सूरज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बेहद ज्यादा बड़े थे। वे सूरज के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म थे और उन्होंने हाइड्रोजन और हीलियम को जलाना शुरू किया, जिससे बाकी के जो एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन बनने लगे। ये कई कई लाख सालों में हुआ। इसके बाद
कुछ तारे फटकर सुपरनोवा, यानी जब तारे फटते हैं तो उसमें बहुत जबरदस्त जो लाइट है ये बाहर निकलती है और इसी प्रक्रिया को सुपरनोवा कहते हैं। तो कुछ तारे फटकर सुपरनोवा में तब्दील हुए और ये जितने हेवियर एलिमेंट्स थे, जो भारी तत्व थे, उन्होंने उसे अंतरिक्ष में फैला दिया ताकि वे बाद की पीढ़ी के तारों के लिए कच्ची सामग्री बन सके, ताकि जो बाद की पीढ़ी के जो तारे हैं जब वो उनसे बने तो उनके लिए पहले से ही रॉ मटेरियल मौजूद हो। और इसीलिए मैंने आपको एक बार बताया था दोस्तों कि 600 करोड़ साल पहले फटा एक बहुत बड़ा तारा जिससे जन्म हुआ हमारे सूर्य का, और बाकी के मलबे से बची जो बाकी के मलबे थे उनसे जन्म हुआ हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों का। तारे हमसे इतनी दूर हैं, स्टीफन हॉकिंग आगे कहते हैं, कि हम देख भी नहीं सकते कि क्या उनके आसपास कुछ ग्रह हैं जो उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि आज हमारे पास दो ऐसी तकनीक है जो हमें यह पता लगाने में मदद करती है कि तारों के पास कितने ग्रह हो सकते हैं। जो पहली तकनीक है वो ये है कि अगर तारों को देखा जाता है तो उसमें से जो भी प्रकाश, जो भी लाइट आ रही है, वो निरंतर, वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। यदि कोई ग्रह तारे के सामने आ रहा है तो उस समय उसका प्रकाश धुंधला हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही सोचिए कि मैंने एक बल्ब जलाया, अब मैं बल्ब को लगातार देख रहा हूं। अगर मैंने अपनी उंगली को बल्ब के सामने से एक बार गुजारा तो कुछ समय के लिए, सेकंड से भी छोटे समय के लिए, वो जो बल्ब की रोशनी है वो धुंधली होगी। वो उस रोशनी के आने में एक रुकावट पैदा करेगी मेरी उंगली। हमारे पास जो आज एक तकनीक है, जो पहली तकनीक जिसके बारे में स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं कि तारों को देखा जाता है, उसमें से कोई प्रकाश आ रहा है कि नहीं, और अगर वो आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। यदि कोई प्लेनेट तारे के सामने आया तो उसका प्रकाश धुंधला हो जाता है, और अगर ये बार बार हो रहा है तो इसके मायने हैं कि कोई प्लेनेट बार बार जो तारे हैं उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। दूसरी तकनीक तारे की अवस्थिति को सटीक रूप से नापने की है। यदि कोई ग्रह तारे के चक्कर लगा रहा है तो ये तारे की अवस्थिति में हल्का सा कंपन करने लगेगा, इसे देखा जा सकता है। और यदि ये कंपन बार बार होता है तो अनुमानित तौर पे ये माना जाता है कि यह तारे की कक्षा में किसी ग्रह के कारण हो रहा है। इन तरीकों को 20 साल पहले भी अपनाया जाता था, और अब तक दूर के जो तारे हैं उनके ऑर्बिट में घूम रहे हजारों हजारों जो प्लैनेट्स हैं इनका पता लगाया जा चुका है। यह अनुमान है कि हर 5 में से एक तारे में पृथ्वी के समान ग्रह है, जो तारे से एक तय दूरी पर किसी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। हमारा अपना सोलर सिस्टम जो है ये 450 करोड़ साल पहले बना है। या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बिग बैंग की घटना के तकरीबन 900 करोड़ साल के बाद में हमारा जो सोलर सिस्टम है यह अस्तित्व में आया है। यह पूर्व के तारों के अवशेष से निकली हुई दूषित गैस से बना है। जरूर कोई बहुत बड़ा तारा एक फटा होगा और उसके जो मलबे हैं उससे बना हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम। पृथ्वी भारी तत्वों से बनी हुई है, हेवियर एलिमेंट से बनी हुई है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। किसी तरह इसमें से कुछ जो एटम्स हैं वो डीएनए के अणु के रूप में संयोजित हो गए। ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक फ्रांसिस crick और जेम्स वाटसन ने 1950 के डिकेड में खोजा था, जिसे हम डबल हेलिक्स कहते हैं। अब हम डीएनए की बात कर रहे हैं। कैम्ब्रिज स्थित न्यू म्यूजियम स्थल की एक झोपड़ी में इसकी खोज की गई। हेलिक्स में दो चेनों को मिलाने से न्यूक्लिक एसिड की जोड़ियां बनती हैं, और चार तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं: एडेनाइन, साइटोसाइन, गुएनाइन और थाइमीन। एक चेन में एडेनाइन का मेल हमेशा थाइमिन से होता है और गुएनाइन का साइटोसाइन से। अतः किसी एक चेन में न्यूक्लिक एसिड का सिलसिला एकदम अनोखा होता है, यूनिक होता है, जो कि किसी दूसरे चेन का पूरक होता है। दो चेन जब अलग हो जाती है और हर चेन इसी तरह से काम करने लगती है ताकि अलग अलग चेन बनाई जा सके। स्टीफन हॉकिंग आगे कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम नहीं जानते कि किस तरह से डीएनए की जो अणु सबसे पहले दिखाई दिए। डीएनए अणु के बेतरतीब या बिना किसी क्रम के उभरने की संभावनाएं बहुत ही कम है, लोगों का यह मानना है। और आज हमें ऐसा लगता है जो हमारे पास में
लिमिटेड साइंटिफिक नॉलेज है। हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर जीवन हो सकता है कि कहीं और जगह से आया हो। उदाहरण के लिए मंगल की चट्टानों से गिरते टुकड़ों पर लाइफ यहां पे आ गई हो जब ये ग्रह अस्थिर थे। और आकाशगंगा और ये जो गैलेक्सी इसके पास घूम रहे, जो और दूसरे प्लैनेट्स थे, उसमें जरूर हो सकता है कि लाइफ के सीड्स, जीवन के बीज मौजूद रहे हो। हालांकि ये संभावना फिर भी इम्पॉसिबल जैसी दिखाई देती है कि अंतरिक्ष में इतनी रेडिएशन हो और तब भी डीएनए मौजूद हो सके। यदि किसी ग्रह पर जीवन के आसार बेहद इम्पॉसिबल है, तो कोई भी उम्मीद कर सकता है इससे लंबा समय लगेगा। ज्यादा सटीक तो यह है कि कोई भी यही कयास लगाएगा कि जीवन दरअसल बहुत देर से शुरू हुआ होगा। सूर्य के धरती को ढक लेने से पहले हम जैसे इंटेलिजेंट लाइफ के लोगों का विकास हो जाएगा। जिस समय अवधि में यह घटित हो सकता है, वो दरअसल सूर्य की पूरी लाइफ है, जो तकरीबन 10 अरब वर्ष की होती है। इस पूरी लंबी अवधि में जीवन का बौद्धिक स्वरूप, इंटेलिजेंट लाइफ अंतरिक्ष यात्रा में महारत हासिल कर सकता है, ताकि वो किसी दूसरे तारे पर बचकर भाग सके। और अगर बचने का रास्ता नहीं है, तो धरती पर विनाश तय है, क्योंकि एक दिन सूरज जो है ये फैल के जब अपने रेड जाइंट फेज में जाएगा, तो इस धरती को भी लील लेगा। लेकिन हमें फॉसिल के एविडेंस बताते हैं कि पृथ्वी पर तकरीबन 350 करोड़ साल पहले जीवन था। पृथ्वी बनने के 50 करोड़ साल बाद ही यह हुआ होगा। जब हमारी पृथ्वी स्टेबल और इतनी ठंडी हुई कि यहां पे जीवन विकसित हो सके, तभी यह हुआ होगा। लेकिन यूनिवर्स में जीवन को पनपने में 700 करोड़ साल लग गए। और जीवन की शुरुआत के बारे में पूछने वाले हम जैसे लोगों के विकसित होने में तो और ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि हमारे पास में जो एविडेंस है कि होमोसेपियन तो सिर्फ 2 लाख साल पहले आए हैं। सोचिए दोस्तों, 1380 करोड़ साल पहले होता है बिग बैंग। पृथ्वी बनती है तकरीबन 450 करोड़ साल पहले। तकरीबन 370 करोड़ साल पहले आता है जीवन, और सिर्फ 2 लाख साल पहले आए आप और मैं, और जिसे हम कहते हैं होमोसेपियन इंटेलिजेंट लाइफ। अगर किसी और प्लेनेट पर जीवन के विकास की संभावना बहुत कम है, तो ये फिर पृथ्वी पर कैसे हुआ होगा, और वो भी इतनी कम उपलब्ध अवधि में। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे इसके बारे में स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं कि एक बार डीएनए बन जाने के बाद वो इतना सफल रहा हो कि उसने अपने पुराने स्वरूप को पूरी तरह से बदल लिया। हम ये नहीं जानते हैं ठीक से कि उस समय डीएनए का क्या स्वरूप था, लेकिन एक संभावना है आरएनए की। आरएनए डीएनए जैसा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा सरल होता है। इसमें डबल हेलिक्स की जो संरचना है वो नहीं होती। आरएनए की कम लंबाई और अपने आप को डीएनए की तरह प्रजनित कर सकती है, और धीरे धीरे डीएनए बन सकती है। हम प्रयोगशाला में, लैब में निर्जीव पदार्थों से, इनऑर्गेनिक चीजों से न्यूक्लिक एसिड्स तो नहीं बना सकते, लेकिन आरएनए की तो बात ही छोड़ दीजिए। तकरीबन 50 करोड़ साल पहले जब सागरों ने पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा घेरा हुआ था, तब हमें ऐसा लगता है कि संयोग से आरएनए बनने के आसार होने चालू हुए। शुरू में ये जो लाइफ है, इसकी प्रक्रिया बहुत ही धीमी रही होगी। प्रारंभिक कोशिकाओं के सिंगल सेल लाइफ के मल्टी सेल लाइफ वाले जीवों के रूप में आने में तकरीबन 250 करोड़ साल लग गए। सोचिए, लाइफ जो है 370 करोड़ साल पहले, हमें जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज कहता है, उसके तकरीबन 250 करोड़ साल के बाद में सिंगल सेल लाइफ से मल्टी सेलुलर लाइफ आने में लगा है। लेकिन अभी भी वो लाइफ ऐसी नहीं थी। इसमें से कुछ को मछली के रूप में विकसित होने में तकरीबन 100 करोड़ साल का और समय लगा, और कुछ मछलियां स्तनधारी यानी मैमल, यानी जैसे कि हम भी एक मैमल हैं, उनके रूप में तब्दील हो गई। और यह विकास इसके बाद बहुत ही तेजी से होना चालू हुआ। इसके बाद करीब 10 करोड़ साल में प्रारंभिक
जो अर्ली मैमल्स थे, स्तनधारी जीव, से हम जैसे मनुष्य बन गए। इसका कारण ये है कि अर्ली मैमल, प्रारंभिक स्तनधारियों के पास हमारे जैसे अनिवार्य अंग पहले से ही मौजूद थे। जो अर्ली मैमल्स थे, प्रारंभिक स्तनधारियों के मानव के रूप में विकसित होने के लिए सिर्फ ये जरूरी था कि अब उनका जो स्वरूप है वो और ज्यादा एडवांस्ड होता चला जाए। लेकिन मानव जाति का विकास निर्णायक स्थिति में आ चुका है, जो तुलनात्मक रूप से डीएनए के विकास के बराबर बिल्कुल अहम है। यह भाषा का विकास था, खास तौर पर लिखी जाने वाली भाषा। इसका मतलब यह था कि हेरिडेटरी, वंशानुगत डीएनए के अलावा भी सूचना को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भेजा जा सकता है। जैसे कि हम आज स्टीफन हॉकिंग की किताब को पढ़ रहे हैं और इससे हम ये सूचना को ले रहे हैं। सिर्फ 10,000 साल के इतिहास में इंसान के डीएनए में भी कुछ बदलाव आया है, जो कि बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, जैविक विकास के कारण ही संभव हुआ होगा। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो नॉलेज आगे बढ़ाता, जो ज्ञान प्रदान किया गया, वो और तेजी से बढ़ता चला गया। एक मनुष्य के स्पर्म में, वीर्य में मौजूद डीएनए में तकरीबन 300 करोड़ जोड़ी न्यूक्लिक एसिड्स होती हैं। हालांकि इसमें से जारी होने वाली अधिकांश जो इंफॉर्मेशंस हैं वो व्यर्थ या निष्क्रिय होती है। लेकिन हमारे जीन्स में जो जरूरी इंफॉर्मेशन है, जो उपयोगी सूचनाएं हैं, वो तकरीबन 1,000 लाख बिट्स के बराबर होती है। सूचना का एक अंश किसी सवाल के हां या ना के बराबर होता है। इसके उलट अगर हम देखें तो पेपरबैक नॉवेल में 20 लाख से अधिक सूचना के अंश हो सकते हैं। इसलिए एक इंसान हैरी पॉटर की 50 पुस्तक के बराबर होता है। सोचिए, कोई बड़ी राष्ट्रीय, कोई नेशनल लाइब्रेरी है जिसमें 50 लाख पुस्तकें हैं, उसमें 10 ट्रिलियन बिट्स जितनी सूचनाएं होंगी अगर, तो पुस्तकों में जितनी मात्रा में जानकारी दी हुई है या इंटरनेट से ली गई है, वो डीएनए के मुकाबले 1 लाख गुना अधिक होती है। ज्यादा अहम बात यह है कि पुस्तकों में जो जानकारियां होती हैं वो बदली जा सकती हैं, तेजी से अपडेट होती हैं। एप्स की, वानरों की जो पहले की अवस्था है, उससे विकसित होने में हमें कई लाख साल लग गए। लेकिन ठीक इसी दौरान हमारा जो डीएनए है उसमें कई लाख बिट्स इंफॉर्मेशन के बदलते चले गए। इसलिए मानव में जैविक विकास की दर हर एक बिट हर वर्ष के बराबर होती है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था दोस्तों कि 60 लाख साल पहले चिंपांजी और हमारा पूर्वज एक था, और इन 60 लाख सालों में जो डीएनए का जो डिफरेंस है वो सिर्फ 4% है। आगे हम एक और सवाल के अब हम अपने सामने रखते हैं कि भाई, पृथ्वी के अलावा क्या कहीं और पे भी इंटेलिजेंट लाइफ हो सकती है, और क्या वह हमारे जैसा ही होगा या फिर कुछ अलग होगी। इसके विषय में स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि क्या पृथ्वी पर कोई इंटेलिजेंट लाइफ है, लेकिन वास्तव में यदि और कहीं जीवन है तो वो या तो बहुत दूर होगा, या तो फिर वो अभी तक अर्थ पर आ चुका होता। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि उनका मानना है कि यदि हमारे पास वो आया होता तो हमें ये बात बिल्कुल पता चल जाती। जैसे कि हॉलीवुड की जो मूवीज हैं, अगर आपने देखी होंगी एलियन मूवीज, ये बिल्कुल उसी की तरह लगता। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों, वो ये है कि हम इस बात की क्या संभावना है कि हम किसी दूसरी आकाशगंगा या गैलेक्सी की तलाश में जाएंगे तो हमारा सामना लाइफ की किसी और एलियन फॉर्म से नहीं होगा। यदि पृथ्वी पर जीवन के शुरू होने की काल गणना का तर्क सही है, तो कई अन्य तारों के ग्रहों पर भी तो फिर जीवन हो सकता है। इसमें से कुछ तो तारे पृथ्वी के बनने से 500 करोड़ साल पहले ही बने हैं। तो फिर क्या इस मिल्की वे, फिर आकाशगंगा खुद के बनाए जीवन के जो नियम हैं उनसे भरी पड़ी नहीं हो सकती? अगर पृथ्वी पर यह जीवन है तो क्या इस गैलेक्सी में और कहीं जीवन नहीं हो सकता? क्योंकि ये जीवन भी हमारी पृथ्वी पर यूनिवर्स के ही जो नियम है उनको ही फॉलो करके हुआ है। तो क्या ये संभव नहीं है? तो किसी ने अभी तक पृथ्वी का दौरा क्यों नहीं किया? अगर कहीं हो
ये एलियन लाइफ, तो फिर वो अभी तक हमारी पृथ्वी पर आए क्यों नहीं? स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मैं इन सुझावों को नहीं मानता जो ये कहते हैं कि यूएफओ में बाहरी अंतरिक्ष के कुछ लोग होते हैं। जैसा कि मेरा सोचना है कि एलियंस द्वारा कहीं की यात्रा बहुत ही ज्यादा स्पष्ट होगी और वह संभवतः कहीं ज्यादा अप्रिय भी। एलियंस अगर आते तो हमें सीधा सीधा पता चल जाता। तो इसका अगर हम ये सोचें कि ये मानना बहुत ही कठिन है कि हम यूनिवर्स की बात ना भी करें, अगर हम सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी की ही बात करें, तो ये सोचना कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, मुझे लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। और भी कहीं जीवन हो सकता है, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो फिर अभी तक कोई आया क्यों नहीं? हो सकता है कि वहां पे जो जीवन है वो अभी शुरुआत कर रहा हो। वहां जीवन स्वाभाविक रूप से उभरने की संभावना इतनी कम हो कि पृथ्वी ही आकाशगंगा या हमारे सामने दिखने वाले जो यूनिवर्स है उसमें अकेला एक प्लेनेट हो जहां पर जीवन है। एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि पहले कभी स्वयं को पैदा करने का कोई तंत्र हो, जैसे कोशिकाएं आदि, लेकिन जीवन के इन तमाम स्वरूपों में इंटेलिजेंस जो है ये विकसित ही नहीं हुआ हो। हम ये सोचने के आदी हो चुके हैं कि इंटेलिजेंस लाइफ जो है ये इवोल्यूशन का एक आखिरी जो रिजल्ट है वो यही होता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर हम गौर से देखें दोस्तों, तो हमें सारे स्पेसीज के अंदर में आंखें दिखाई देती हैं। इसका मतलब है इवोल्यूशन ने जो ये नियम जो तय किए हैं, आंखें जरूरी है, कान हमें दिखते हैं यानी सुनने के लिए कान जरूरी है, नाक दिखती है, सेंस ऑफ टच दिखता है, हमें ये सब दिखता है। लेकिन इंटेलिजेंस जो है ये सिर्फ हमें इंसानों में ही इस तरह से क्यों दिखाई देता है, इसका ये जरूर मतलब है कि इवोल्यूशन के लिए इंटेलिजेंस होना किसी स्पीशीज में जरूरी नहीं है। हम ये सोचने के आदी हो चुके हैं कि बौद्धिक जीवन विकास का अनिवार्य परिणाम है, लेकिन यदि ये नहीं होगा तो क्या होगा? एंथ्रोपिक सिद्धांत हमें इस तरह के तर्कों के प्रति सचेत करता है। यह बहुत अधिक संभावना है कि विकास एक क्रम रहित प्रक्रिया हो जिसमें इंटेलिजेंस बड़ी संख्या में संभावित परिणामों में सिर्फ एक परिणाम हो। इवोल्यूशन ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत बड़े एक पेड़ के समान में है, जहां पे अलग अलग शाखाएं हैं जिनमें अलग 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 पत्ते हैं, और इंटेलिजेंस सिर्फ एक शाखा में, किसी दूर की शाखा में किसी एक पत्ते के समान है। इंटेलिजेंट लाइफ के लिए अनिवार्यता एक कोशिका से, सिंगल सेल लाइफ से मल्टी सेलुलर लाइफ वाले जो लाइफ फॉर्म है उसके विकास की है, और इस तरह जीव को बनने में 250 करोड़ साल लग गए। सूर्य के विस्फोट के पहले जो कुल उपलब्ध समय था यह उसका एक अच्छा खासा अंश है। इसलिए यह उस परिकल्पना के अनुरूप है कि लाइफ में इंटेलिजेंस को विकसित करने की संभावना दरअसल बेहद कम है। इस स्थिति में अगर हम गैलेक्सी में जीवन के अन्य जो लाइफ के फॉर्म है उसकी हम उम्मीद करें भी, तो इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि हम कहीं इंटेलिजेंट लाइफ खोज पाएंगे। ये हो सकता है कि लाइफ फॉर्म हो और ये होगा जरूर, लेकिन इंटेलिजेंट लाइफ खोजना थोड़ा और मुश्किल है। एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें जीवन जो है बौद्धिकता के स्तर तक विकसित होने में विफल रहता है। यह तब होता है जब कोई छोटा प्लेनेट या मीटियोर किसी ग्रह से टकराता है। 1994 में हमने पुच्छल तारे शूमेकर लेवी का जुपिटर से टकराव देखा था। ये यूट्यूब में आज भी वीडियो है, आप ये जाके देख सकते हैं दोस्तों। तब हमने ये देखा था कि एक सीरीज के रूप में श्रृंखलाबद्ध तरह से आग के विशाल गोले निकले थे। यह माना जाता है कि 6 करोड़ 60 लाख साल पहले कोई एक मिटियोर अर्थ से टकराया और इसलिए सारे के सारे डायनासोर खत्म हो गए। कुछ बहुत ही छोटे जो मैमल्स हैं सिर्फ यही बचे रह गए, लेकिन मानव के समान अगर कोई भी कुछ बड़ा होता उस समय भी, तो वो खत्म हो जाता। ये कहना कठिन है कि ये टकराव कितनी बार होते हैं, लेकिन अनुमान ये है कि औसतन हर 2 करोड़ साल में ऐसा होता है। यदि यह आंकड़ा दुरुस्त है तो इसका यह मतलब है कि अर्थ पर इंटेलिजेंट लाइफ किसी संयोग से ही विकसित हुआ है, क्योंकि पिछले 6 करोड़ 60 लाख वर्ष में ऐसा कोई भी बड़ा टकराव नहीं हुआ है। आकाशगंगा में, गैलेक्सी में और जो प्लेनेट्स है जहां पे जीवन का विकास हुआ है, वहां हो सकता है कि कोई ऐसा मीटियोर आके
टकरा गया हो, जिसके कारण में इंटेलिजेंट लाइफ जो है ये वहां पे विकसित नहीं किया हो। एक तीसरी संभावना यह होती है कि जीवन के अस्तित्व में आने और उसके इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म के रूप में विकसित होने के लिए पर्याप्त संभाव्यता रहती है, लेकिन पूरा तंत्र गड़बड़ा जाता है और इंटेलिजेंट लाइफ खुद अपने आप को ही नष्ट करने लगती है। यह बहुत ही निराशाजनक निष्कर्ष है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं यह बिल्कुल सच नहीं हो कि जो इंटेलिजेंट लाइफ, जैसे आज हम देखते हैं कि हमने इतने सारे न्यूक्लियर बम्स बना लिए हैं, हो सकता है कि किसी और प्लेनेट में इंटेलिजेंट लाइफ हो, उन्होंने भी एटम बम बना लिए हो और उनके यहाँ पे कोई ऐसा वर्ल्ड वॉर हुआ कि उन्होंने सारे एटम बम जो है वो खुद के ऊपर चलाने शुरू कर दिए हो। हमने अभी कुछ दिन पहले जो इस बारे में बात भी करी थी कि तकरीबन 15,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बम है। स्टीफन हॉकिंग एक चौथी संभावना के बारे में बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं एक चौथी पॉसिबिलिटी भी है जिसके बारे में वो कहीं ज्यादा उन्हें लगता है कि यह संभव हो सकता है। बौद्धिक जीवन के अन्य स्वरूप भी होंगे। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि इंटेलिजेंट लाइफ के हो सकता है कुछ और भी फॉर्म हो, लेकिन हमने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। 2015 में ब्रेकथ्रू लिसन इनिशिएटिव्स के नाम से लॉन्च में स्टीफन हॉकिंग शामिल हुए। ब्रेकथ्रू लिसन में रेडियो तरंगे, जो रेडियो वेव्स हैं, उनके जरिए ये ढूंढते हैं कि किसी अन्य ग्रह में, किसी और प्लेनेट में इंटेलिजेंट लाइफ तो नहीं है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं और रेडियो टेलीस्कोप एक अवधि में हजारों घंटे तक काम करता है। पृथ्वी से अलग भी कहीं सब कोई सिविलाइजेशन है, यह पता लगाने के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा दरअसल साइंटिफिक रिसर्च एक प्रोग्राम चालू हुआ है। ब्रेकथ्रू मैसेज एक अंतरराष्ट्रीय कंपटीशन के जैसा है, जिसमें ऐसे मैसेज बनाए जा रहे हैं जो कि किसी सिविलाइज्ड लाइफ फॉर्म के द्वारा भी पढ़ लिए जाएं, लेकिन जब तक हम इसे और ज्यादा विकसित नहीं कर लेते, डेवलप नहीं कर लेते, तब तक इस मामले में के प्रति उत्तर के लिए हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वर्तमान हालात में ज्यादा उन्नत सभ्यता से मिलना ऐसे लगता है जैसे अमेरिका की मूल आबादी कोलंबस से मिल रही हो, और मैं नहीं मानता कि उन्होंने सोचा होगा कि वे इसके लिए बेहतर स्थिति में हैं। तो स्टीफन हॉकिंग ये भी कहते हैं कि हमें ये भी देखना चाहिए कि हम कहीं ऐसे एलियन फॉर्म्स के बारे में, हम ये चाहते तो हैं कि हम जो एलियन फॉर्म्स हैं, जो लाइफ फॉर्म है, उनके बारे में हम जाने, लेकिन वो कहीं हमारी अपनी सभ्यता को ही नष्ट करने में मतलब वो कहीं उनका ये उद्देश्य ना हो। तो ये था दोस्तों स्टीफन हॉकिंग का की किताब का जो तीसरा हिस्सा है। हम आगे इस पे और बात करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/therealistajad पर, या YouTube पर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर मेंबर बन के। दोनों का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।